देश की आन बान और शान, हम सब की आन बान और शान राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को सलाम करते हुए, श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए, देश को एक सूत्र में पिरोने वाले महाग्रंथ भारतीय संविधान, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के प्रेरणा ग्रंथ भारतीय संविधान को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए, विश्व के महामानव गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, सम्राट अशोक महान को स्मरण करते हुए, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए और मंच पर आसीन हमारे विशिष्ट अतिथिगण सभी भारत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय बिंदु अखंड भारत महोत्सव सम्राट अशोक क्लब द्वारा आयोजित किया गया है। मित्रों, किसी भी संगठन की पहचान 3 बातों से होती है: संगठन का विचार, संगठन की वाणी और संगठन का व्यवहार। आप सम्राट अशोक क्लब की विचार, वाणी और व्यवहार कितने भी बारीकी से आकलन कर लीजिए, आप पाएंगे राष्ट्रीयता कोट कोट कर भरी हुई है। सम्राट अशोक क्लब का दृष्टिकोण और इनके कार्यकलाप हमेशा से राष्ट्रीय आधारित और राष्ट्रव्यापी रहे हैं। सम्राट अशोक क्लब का अप्रोच हमेशा नेशनलिस्टिक रहा है, राष्ट्रव्यापी रहा है, लेकिन फोकस पीपल सेंट्रिक रहा है, जनमानस के उत्थान पर रहा है, जनमानस को जागृत करने पर रहा है, जनमानस को सशक्त बनाने पर रहा है। पिछले 27 वर्षों की गोष्ठियों और कार्यक्रमों के विषय बिंदुओं को उठाकर देख लीजिए। क्लब ने हमेशा से राष्ट्र की बात की है, सर्व समाज की बात की है, सर्वलोक हित की बात की है, लोक कल्याण की बात की है। आज का विषय बिंदु भी एक ऐसा ही राष्ट्रव्यापी विषय है, ऐसा ही नेशनलिस्टिक इशू है जो कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की राह पर अग्रसर करने की क्षमता रखता है। लोगों का कल्याण हो जाए, लोग खुशहाल हो जाए, लोग सशक्त हों, सामाजिक रूप से सशक्त हों, आर्थिक रूप से सशक्त बने, शैक्षणिक रूप से सशक्त बने, तो कौन रोक सकता है भारत को विश्व गुरु बनने से? सम्राट अशोक क्लब ने पिछले 27 वर्षों में जितने भी कार्यक्रम किए हैं, इन सभी कार्यक्रम के माध्यम से देश के आम जनमानस के मन मस्तिष्क में महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक के विचार और संविधान के प्रावधान को एक तरह से छाप दिया है, मन मस्तिष्क में छाप दिया है। पिछले 27 वर्षों से सम्राट अशोक क्लब राष्ट्रीयता की मिसाल जगाने का एक अहम महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। संविधान को जन जन के मन मस्तिष्क में पहुंचाने का एक अभूतपूर्व और प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। आइए हम सब सम्राट अशोक क्लब के इस महान कार्य के लिए एक गगनभेदी गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करेंगे। गगनभेदी गड़गड़ाहट, गगनभेदी। बहुत जोरदार तालियों से क्लब के इस महान कार्य के लिए गगनभेदी गड़गड़ाहट तालियों से अभिवादन बनता है। लाइट चली गई थी पीछे। ओके, और जोरदार जोरदार। हमारे देश का संविधान तो 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया था, सब जानते हैं आप लोग। लेकिन आपको ये जानकर अति गर्व होगा कि हमारे देश के संविधान का प्रथम प्रारूप सम्राट अशोक महान ने 2300 साल पहले ही लिख दिया था। मैं ये बात किसी अनुमान या किसी अवधारणा के आधार पर नहीं बता रहा, इसके लिए आपके सामने एक ठोस प्रमाण लेकर आया। संविधान की संकल्पना एवं उत्पत्ति के बारे में एक बहुत ही रोचक रिसर्च किया गया है। जापान की एक संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, शॉर्ट में IDE कहते हैं, एक अर्ध सरकारी संस्था है।
इन्होंने 2008 में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया जिसमें विश्व के तमाम संविधान के बारे में रिसर्च किया गया। सबसे पहला संविधान, लिखित संविधान अमेरिका ने बनाया 1787 में। 1787 से पहले संविधान नहीं हुआ करते थे। यदा कदा किसी राज्य में कानूनों का संग्रह देखने को मिलता था। 3100 ईसा पूर्वी में लेखनी का जब आविष्कार हुआ, उसके 800 वर्षों बाद 2300 ईसा पूर्व में पहला लिखित कानून संग्रह बना मेसोपोटामिया गणराज्य में, जो कि आज का इराक, कुवैत, सीरिया और टर्की है। फिर 330 ईसा पूर्वी में लगभग एरिस्टोटल नाम के एक यूनानी विद्वान ने पहली बार औपचारिक तौर पर फर्क स्थापित किया साधारण कानून और संवैधानिक कानून। संवैधानिक कानून इज अ सुप्रीम लॉ और बाकी सारे कानून इसी कानून के तहत, इसी के अंतर्गत बनते हैं। इसी कड़ी में इस रिसर्च पेपर ने यह प्रकाशित किया है कि भारत में संवैधानिक कानून सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक महान ने अपने शिलालेखों में लिखे थे। यानी भारत के संविधान का प्रथम प्रारूप सम्राट अशोक ने आज से 2300 साल पहले ही लिख चुके थे। इस लिहाज से जापान की शोध संस्था ने सम्राट अशोक महान को पूर्वकालीन भारत के प्रथम संविधान निर्माता के रूप में स्थापित किया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक भारत के संविधान की नींव तो सम्राट अशोक महान ने 2300 साल पहले ही रख दी थी। संविधान सभा ने सम्राट अशोक के प्रतीकों को अपनाते हुए जिस गौरवशाली संदर्भ में सम्राट अशोक का जिक्र किया है, वह हमारे संविधान की निर्माण प्रक्रिया के इतिहास में मौजूद है और मौजूद रहेगा। इट इज अवेलेबल इन ऑल द प्रोसीडिंग्स इन व्हाइट एंड ब्लैक। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार शासन करती है अपने 3 अंगों से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिन्हें लोकतंत्र के 3 स्तंभ कहा गया है। इन तीनों स्तंभों के कार्यकलापों को जनता के समक्ष निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने का जिम्मा मीडिया का है, जिसे लोकतंत्र के 4थे स्तंभ की उपाधि दी गई है। सरकार के इन 3 स्तंभों की स्थापना करने वाला, उनकी शक्तियों की व्याख्या करने वाला एवं उनके दायित्वों का सीमांकन करने वाला यदि कोई ग्रंथ है तो एकमात्र ग्रंथ है भारत का संविधान। किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी साँचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित की जाती है। वस्तुतः प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों और निर्माताओं के आदर्शों, सपनों और मूल्यों का दर्पण होता है। वह जनता के विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं पर आधारित होता है। हमारे देश के संविधान का प्रमुख उद्देश्य है एक समतामूलक समाज एवं जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एस्टेब्लिशिंग अ वेलफेयर स्टेट। संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और भाग 4 में निहित नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, भारतीय संविधान की चेतना कहा गया है। संविधान के अनुसार सरकार का ये दायित्व है कि जन कल्याण हेतु विशिष्ट प्रयास किए जाएं और देश के संसाधन इस प्रकार प्रयोग हो कि उनका लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों को प्राप्त हो और संसाधनों का केंद्रीकरण ना हो। यानी कि संविधान निर्माताओं का यह सपना था कि देश में व्याप्त सामाजिक विषमता, राजनीतिक विषमता, आर्थिक विषमता, सांस्कृतिक विषमता, शैक्षणिक विषमताएं समाप्त हों और देश के संसाधनों पर किसी वर्ग विशेष या वर्ण विशेष का वर्चस्व और प्रभुत्व ना हो। देश के सामाजिक एवं आर्थिक ताने बाने में इससे यह स्पष्ट होता है कि संविधान के संस्थापकों और निर्माताओं ने समतामूलक शासन की परिकल्पना की। एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार जो जन कल्याणकारी हो और सर्वलोक हितकारी हो। और यह हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में यह बात स्वर्णाक्षरों में दर्ज है कि यदि कोई इतिहास में जन कल्याणकारी और सर्वलोक हितकारी शासक हुए हैं तो सम्राट अशोक महान। इससे यह स्पष्ट होता है कि सम्राट अशोक के शासन काल में जैसा राष्ट्र था
जैसा समाज था ठीक वैसे ही राष्ट्र और समाज की परिकल्पना की गई है हमारे संविधान में। देश का संविधान प्रतिबिंब है सम्राट अशोक की नीतियों और सिद्धांतों का। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सम्राट अशोक की नीतियां, सिद्धांत और शासन शैली आत्मा है हमारे संविधान की, रूह है हमारे संविधान की। इसके एक नहीं अनेकों ठोस प्रमाण बिखरे पड़े हैं। कहाँ नहीं है सम्राट अशोक महान? भारतीय गणतंत्र के कण कण में है सम्राट अशोक। भारतीय संविधान के समस्त ताने बाने में आप सम्राट अशोक महान को पाएंगे। यत्र तत्र और सर्वत्र पाएंगे सम्राट अशोक महान को। बस देखने के नजरिए बदलने की जरूरत है। लोक कल्याण को अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा हम 140 करोड़ भारतीयों का है। आज हमें बात करनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम 2300 साल पहले के भारत के स्वर्णिम कालखंड से कैसे प्रेरणा लें, कैसे प्रेरणा लेकर हम अपने आने वाले समय की दिशा तय करें। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में विद्यमान अशोक चक्र को धर्म चक्र माना गया है, जिसे कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। चक्र में मौजूद 24 तीलियां किसी भी मनुष्य के पालन करने योग्य, आत्मसात करने योग्य 24 गुणों को दर्शाती हैं। और यही बात किसी भी संगठन पर भी लागू होती है, किसी भी राष्ट्र पर भी लागू होती है। ये 24 तीलियां कोई मामूली तीलियां नहीं हैं, ये 24 धम्म मार्ग हैं। अशोक चक्र में बताए गए सभी धर्म मार्ग किसी भी देश को, किसी भी समाज को उन्नति के पथ पर पहुंचाने की ताकत रखते हैं, बशर्ते कि इनको हम अपने आचरण में उतार लें और अपने राष्ट्रीय ताने बाने में उतार लें। शायद यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जब राष्ट्रीय ध्वज का अंतिम रूप फाइनल किया तो उन्होंने झंडे के बीच में चरखे को हटाकर अशोक चक्र को रखा। अशोक चक्र में दी गई सभी 24 तीलियां सम्मिलित रूप से देश और समाज के चहुमुखी विकास की बात करती है। ये तीलियां सभी देशवासियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट संदेश